नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एस्टेट 19 सर्टिफिकेट इशू के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ प्रेस रिलीज है। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या बात है, और हम ये भी बात करेंगे कि क्यों नहीं सुधरती है बिहार का एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्टेट 19 का। आप तो जानते ही हैं, इसके साथ जब ये एस्टेट 19 का जब रिज़ल्ट आया था, एक बार 12 मार्च को आया था, उसके बाद जून में आया था, तो तब से ही ये विवादों के घेरे में रहा है। और कई आंदोलन भी हुए, कई कोर्ट केस हुए, आंदोलन भी कई चर्चा में रहे हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सीधा हम आएंगे सर्टिफिकेट इशू पर कि इसमें एक्चुअली ये इशू क्यों है। कुछ लोगों के लिए इशू है और कुछ लोगों के लिए हर्ष की बात है। हम बात करेंगे, जो भी इसमें बातचीत होगी वो बात बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए या उसके लिए क्या किया जाता है, ये बात उस पर होगी। तो जो भी बात कहा जाएगा वो एजुकेशन सिस्टम के लिए या बिहार के छात्रों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए हम जाने कि एस्टेट 19 सर्टिफिकेट इशू है क्या। एक एक करके हम देखेंगे कि इसके जो सर्टिफिकेट मिलने की बात हो रही है, इसके ड्रॉबैक क्या है। पहला, नोटिफिकेशन का उल्लंघन। ऐसा कहा जा रहा है कि एस्टेट 19 के जो भी नोटिफिकेशन था, जो भी लोग इससे संबंधित होंगे वो उस नोटिफिकेशन को पढ़े होंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि क्या एजुकेशन पॉलिसी में बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जा सके, उस पर क्या कहा जा रहा है, तो एक बार उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मोटी मोटी बातें तो आप देख ही सकते हैं। तो उसमें कुछ बातों को उल्लंघन किया गया। जैसे इसमें कहा गया था कि सीट जितने भी वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हीं को केवल सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कहा गया था कि भीड़ नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही सीट के लिए हज़ारों लोग या सैकड़ों लोग खड़े हैं। जितनी सीटें होंगी उतने ही लोगों को चुना जाएगा और नियोजन या रिक्रूटमेंट में भेजा जाएगा और केवल उन्हीं को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि सर्टिफिकेट जो मेरिट में आए हैं उनको भी मिलने की बात हो रही है, जो नॉट मेरिट में हैं उनको भी मिल रही है, और तो और जो फेल हुए हैं उनको भी मिल रहा है। और ये नोटिफिकेशन का उल्लंघन है। सेकंड पॉइंट है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। खिलवाड़ इसलिए है कि मान लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई संविधान होता है, यदि एक बार कोई प्रोसेस शुरू हो गया और प्रोसेस शुरू होने के बाद आप बीच में अगर नियम बदलना चाहेंगे तो वो सीधा सीधा खेल की भावना के विरोध में जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ। एग्ज़ाम लेने से पहले कुछ कहा गया, इसके एग्ज़ाम मिनिमम 2 से लेकर 4 बार तक हो चुके हैं। कुछ लोगों को री एग्ज़ाम देना पड़ा था। इतना एग्ज़ाम देने के बाद, इतना रिज़ल्ट निकलने के बाद अचानक से बोल दिया जाए नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर इस तरीके से खुलेआम संविधान का या किसी गैजेट के या नोटिफिकेशन का उल्लंघन होने लगेगा तो फिर सीधे सीधे उस पूरे रिक्रूटमेंट की क्रेडिबिलिटी घट जाएगी। और ये जहाँ पर भी होगा उस क्षेत्र में या उस राज्य में, लोग तो ये सोचेंगे कि यहाँ तो भीड़ के द्वारा किसी भी नोटिफिकेशन को अपने मन मुताबिक बदलाव किया जा सकता है, तो क्रेडिबिलिटी खो दिया जाएगा। दूसरा क्या होगा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इसलिए होगा कि जो लोग इस वजह से सर्टिफिकेट पा जाएंगे या नौकरी अगर आगे चलकर पा भी जाते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नौकरी का पैमाना क्या है, एकेडमिक है कि एस्टेट है। मान लीजिए पा भी जाते हैं, उनको भी हमेशा डर लगा रहेगा कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम सेटल हो गए, शादी हो गया या जो भी हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कोर्ट का डंडा चले और जो सेटल अपने आप को समझ रहे थे उन्हें रोड पर आना पड़ जाए। तो उन नेताओं का क्या, उन मंत्रियों का क्या, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसीज बदल जाती हैं, उनका कुछ नहीं इसमें बिगड़ेगा केवल छात्रों का। हर छात्र चाहे वो फेल ही क्यों ना हो, हर एक की आकांक्षा होती है कि नौकरी पाले, रोजगार पाले। कोई भी यदि अपने किसी मंतव्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसे नौकरी मिल जाए एन केन प्रकारेण, यही पॉलिसी। क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, क्या करेगा लोग, चाहे वो मेरिट हो या नॉट मेरिट में हो। जो भी लोग जो जान रहे हैं कि नोटिफिकेशन का उल्लंघन है,
फिर भी वो इस बात के लिए अड़े रहेंगे कि उन्हें भी मौका मिले। वो जानते हैं कि जितने लोग क्वालिफाइड है 80,000 सबकी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें कम से कम एक मौका तो मिलेगा। सिलेक्शन तो उतनी ही होगी जितनी सीटें होंगी, भले नोटिफिकेशन का उल्लंघन हो या नोटिफिकेशन की अर्थी उड़ जाए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। जाहिर सी बात है, हर कोई व्यक्ति अपने हित, अपने खाने पीने, रोजी रोटी के बारे में सोचेगा। लेकिन न्याय व्यवस्था अगर गड़बड़ा जाती है तो आगे ये सभी के हित में नहीं होगा। उनको, उन सभी छात्रों को समझ जाना चाहिए कि अगर नोटिफिकेशन को ताक पर रखकर कोई फैसला लिया गया और ये मामला बढ़ते बढ़ते 10 साल बाद यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई न्याय आता है, लाठी अगर चलती है, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या ऐसी नौकरी वो चाहते हैं? पूरी तरह से समाधान हो ऐसा नहीं चाहते। दूसरी बात, न सिर्फ इन छात्रों के भविष्य खराब होगा, इस व्यवस्था से जो लोग छात्र चुन कर जाएंगे, वो लोग जिनको पढ़ाएंगे, उनका भविष्य भी अधर में है। आज इस पर अच्छी तरीके से डिटेल डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई लोगों से मिला और कई लोगों की बातें को सुना। मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। किन्हीं के बातों को आपस में डिस्कशन करने के बजाय एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, जिसे अच्छा लगे वो उसे शेयर करे, क्योंकि कई लोग अपनी बात खुद रख नहीं पाते और जिनको नहीं अच्छा लगे वो डिसलाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इसमें ड्रॉबैक है जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि नियोजन की पॉलिसी यहाँ पर है। एक तो टीचर्स की सैलरी जो नियोजित होते हैं ग्रुप डी से भी कम है। शुरुआती 2 साल में तो अभी ये चल रहा है कि उनको ट्रेंड होते हुए भी ये माना जाता है कि वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि उसी आधार पर उनको पैसा मिलता है। और इस भीड़ में क्या होता है कि आप नियोजन इकाई में गए, सपोज 10 सीटें हैं, पता चला कि 1000-2000 की भीड़ है। हर एक व्यक्ति कामना कर रहा है कि हे भगवान, इस नियोजन इकाई में जो टॉप लिस्ट वाले हैं उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाए, या वो आए ही नहीं, या उसको कुछ हो जाए, किसी तरह से मेरा हो जाए। यानी हर एक अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी से जीतने छीनने की होड़ में लगा हुआ है, बुरा चाह रहा है। ये सच्चाई है। ठीक उसी तरीके से जैसे भेड़ों के भीड़ में चारा फेंक दे और सभी भेड़ उस चारे को खाने के लिए लड़ पड़े एक दूसरे से, ये तो सिस्टम चल रहा है। और कभी कभी तो इसमें पैसों का खेल भी चलता है। ये मैं नहीं कहता, ये मीडिया में चलता है, समाचार पत्र में है। फिर वही रोना रो के जाता है कहीं पर तो उसको बोल दिया जाता है कि तुमने पैसे क्यों दिए, और जो पैसे लेता है, जिसका वीडियो वायरल होता है, सुनने में ऐसा आता है कि उसको प्रमोशन मिल गया। ये तो खेल चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या आप कोई भी समाचार पत्र या मीडिया तात्कालीन उठा करके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। अगला ड्रॉबैक क्या है? कम अच्छे शिक्षक। जाहिर सी बात है, बिहार में 3-3 मंजिलों तक किस तरह से चिट पहुंचाया जाता था जब ये खबर मीडिया में आई, और कई ऐसे टॉपर्स जिन्हें ये नहीं मालूम कि उनका सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट का बेसिक्स नहीं बता पा रहे हैं। खैर बेसिक तो छोड़िए, मतलब नहीं बता पा रहे हैं, वो सब टॉप कर जा रहे हैं। कुछ पकड़ा जाते हैं बेचारे, नाम खराब हो जाता है, उनकी कोई गलती नहीं हो, बच्चे हैं, नाबालिग हैं, आखिर वो भी इस सिस्टम से आए हैं। उनके नाम पर लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनकी ज़रा भी गलती नहीं है, एक रत्ती उनकी गलती नहीं है। जहाँ सिस्टम में चोरी का बोलबाला होगा, वहाँ सब चोरी करके ही आगे बढ़ना चाहेंगे। आखिर कौन पीछे रहना चाहेगा? कई समय तो सुनने में आता था कि आज मैट्रिक की परीक्षा हुई, शायद आज भी चल रहा होगा, कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे। मैट्रिक की परीक्षा हुई, एक दिन पहले अखबार में आ गया, जांच हुई, कुछ क्वेश्चन सही पाया गया, पता नहीं क्या जांच हुई। आजकल तो व्हाट्सएप में वायरल हो जाता है, पता चला कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं हूबहू मिल जा रहे हैं। तो अब उसी एकेडमिक पर चुन करके जो शिक्षक आगे जाएंगे, वो कैसे शिक्षार्थी तैयार करेंगे, इसका अंदाज़ा खुद लगा दीजिए। और फिर कैसी शिक्षा होगी? आप विकसित देश और विकासशील देश दोनों को रखिए, एक अपने पेज में ना पैमाना बनाइए, उनके एजुकेशन सिस्टम पे गौर कीजिएगा। वो रीढ़ होती है। एक एजुकेशन सिस्टम जो है ना, आपके व्यवहार में बदलाव लाती है, आपकी सोच में बदलाव लाती है। एक तरीका है कि आप स्कूल ही बंद कर दीजिए, जैसे तालिबान में होता है, स्कूल मत जाने दीजिए। जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो अपने बुरा भला सोच नहीं पाएगा और लोग आप पर राज कर लेंगे। दूसरा तरीका है, स्कूल भी खोलिए, कॉलेज भी खोलिए, लेकिन उसका व्यवस्था को तहस नहस कर दीजिए। डिग्री लेने की फैक्ट्री बन के रह जाएगी ये इंस्टीट्यूशन, और उसी डिग्री को लेकर जो लोग कहीं जाएंगे वो आगे भी वही करेंगे। जो घूस लेके नौकरी करता है
वो घूस लेने से परहेज नहीं करता। जो चोरी करके पास होता है वो चोरी करने देने से परहेज नहीं करता। सच्चाई तो ये है, जो लोग खुद कुकर्म करते हैं वो उसको जायज़ ठहराते हैं कि कलयुग है, कलयुग में कुकर्म ही होता है। यही तो बात है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आखिर कोई तो बोलेगा ना। अगर एजुकेशन सिस्टम के ये आलोचना किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, सुधार करने के लिए है, उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा। नतीजा अंधकार में भविष्य और बदहाल समाज। जब लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आसानी से ध्रुवीकरण के शिकार हो जाएंगे। वो ध्रुवीकरण जातिगत हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, सांप्रदायिक हो सकती है, क्षेत्रवादिता के घेरे में हो सकती है, किसी फिलॉसफी को लेकर के हो सकती है। अंतहीन बंटवारे हो सकते हैं, लोगों को लामबंद किया जा सकता है, वोट लिया जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 हो सकता है कि आपको 100 रुपये मिलते हो आपके नाम पर डेवलपमेंट के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 10 रुपया दे करके आपका वोट ले ले और आपके हिस्से का 90 कोई खा जाए और आप उस 10 रुपया ले करके लेमचूस लेके खुश रहे कि अरे भाई मुझे तो लेमचूस मिल गया। यही हो रहा है। तो ये तो ड्रॉबैक थे, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, लेकिन फ़िलहाल इतनों की चर्चा मैं करूँगा। सुधार के उपाय क्या है? सुधार के उपाय हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम। जो नियोजन की भीड़ है, जो ये मैं एस्टेट 19 की ही क्यों बात कर रहा हूँ, इसमें कहा गया था, एक वीडियो भी जारी हुआ था IAS लोगों का जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए या होगा आगे चल करके कि हर कोई आदमी सर्टिफिकेट ले करके और घूम रहा है, भीड़ लगा रहा है। जैसे कि जनरली अच्छे कंपटीशन में होता है, UPSC में होता है, सेंट्रल लेवल के SSC में होता है, बैंकिंग में होता है, कि जितने लोगों का सिलेक्शन होता है वही लोग अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचते हैं। तो ये कहा गया था कि जितने सीटें होंगी उतने ही लोगों को सर्टिफिकेट देंगे और उतने ही लोग नियोजन में जाएंगे। सपोज़ किसी सब्जेक्ट में 2000 सिलेक्शन हुआ, 2000 को सर्टिफिकेट मिला। अब पूरे राज्य में 2000 लोग जाएंगे तो हर जगह भीड़ भी कम, क्वालिटी टीचर्स भी मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम से क्या होगा, सबको पता चलेगा कौन कहाँ मेरिट पर है, किसका जॉब होना है, किसको क्या अलॉट हो गया, वो दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं कर पाएगा और सबकी नौकरी पक्की। दूसरी है नो क्राउड पॉलिसी। जाहिर सी बात है, आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम कर देंगे, जैसे कि बिहार में B.Ed एंट्रेंस में होता है, आपने एग्ज़ाम दिया, ऑनलाइन कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, उसको फिक्स कर लिया, अब बाकी बच्चे सीट अगले को दे दी जाएंगी। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं ना, काहे कि पैसे का खेल जब चलेगा, पैसे ऊपर तक पहुंचेगा कैसे? ये मैं नहीं कह रहा, ये अंतहीन ऐसे न्यूज़ समाचार और मीडिया में मिलते हैं। पैसा पहुंचेगा कैसे? भीड़ होगी कैसे? जब सबको लगेगा कि हम सबको मौका मिल रहा है तो सबको वोट मिलेगा ना, मेन तो वोट है। और तीसरी बात, गिव फेयर चांस टू एवरीवन। देखिए, कोई भी किसी से कम नहीं होता है। वो फेल स्टूडेंट भी है, आखिर वो इतने तड़पते क्यों हैं? वजह यह है ना कि 5-5 साल 10-10 साल तो वैकेंसी अटकी रहती है। BSSC का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी तो 7-8 साल ही हुए हैं, शायद 10 साल भी हो नियुक्ति होने में। तो इतना देर तक कोई इंतज़ार करना नहीं चाहता। यदि जितने कैंडिडेट है उतनी की सिलेक्शन हो तो ज़्यादा सीटों को लेने का दबाव भी नहीं होगा, और उन सीटों के लिए सरकार हर साल एक स्टेट या सुपर टेट का आयोजन करे। इससे हर एक को हर साल चांस मिलेगा, जो जितना पढ़ेगा उसका होते रहेगा। अब तो क्या है, शिक्षा एक लॉबी बन गई, उस लॉबी में जाइए, डिग्री उठाइए। कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं जानते हैं, मोबाइल लेकर गए, चोरी किए, मैट्रिक पास, इंटर पास, BA पास, PhD पास, PhD भी पास हो जाएंगे। लेकिन 1 to 5 का जो सीटेट देने जाएंगे तो EVS और पेडागॉगी नहीं बनेगा। वो सब तो छोड़ दीजिए, 1 to 5 का कंसेप्ट उन्हें नहीं पता होगा, और उन्हीं लोगों को फिर अंधविश्वास जगड़ता है। खैर जो भी है, तो चांस सबको मिलना चाहिए। जो असफल हो गया, इस सिस्टम से हार कर जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसे भी जीने का मौका मिलना चाहिए। हर एक को मौका मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ज़िंदगी एक बदलाव का नाम है। हो सकता है एकेडमिक में होता है क्या कि जो 50% है ज़िंदगी में, हमेशा उसको 50% ही माना जाता है, अगर उसको बेसिस मान ले। और कोई 90% है तो माना जाता है कि वो हमेशा 95% है। क्यों भाई? कभी कभी लंगड़ा घोड़ा भी रेस जीत जाता है। ज़िंदगी बदलाव का नाम है। लोग फर्श से अर्श और अर्श से फर्श पर आते रहते हैं।
कभी कभी 40% वाला भी 100% ला देता है। यूपीएससी में ऐसे लोग हैं जो हर सेमेस्टर में फेल हुए लेकिन यूपीएससी में जॉब ले लिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पता नहीं कैसे एकेडमिक टॉप कर गए लेकिन चपरासी की नौकरी के लिए भी लाइन लगाते हैं। तो चांस हर एक को मिलना चाहिए। जब हर एक को चांस मिलेगा, एक उम्मीद रहेगी कि हर साल कोई टेट होगा, हर साल हमें मौका मिलेगा, फेयर तरीके से एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होगा, तो लोग चोरी चकारी और घूस दे के पैसा शिक्षक बनने की अपेक्षा पढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को हर जगह पहुंचाइए। इस वीडियो को नहीं पहुंचाना मत पहुंचाइए, लेकिन इन बातों को किसी तरह भी हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचाइए। और नहीं पहुंचाइएगा तो कहिएगा मत कि अन्याय हो गया, क्योंकि जब अन्याय हो रहा था तो आप उन लोगों में से होंगे जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, आपने बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, इसलिए मिली है। आलोचना किसी की बुराई करने के लिए नहीं, कुछ सुधार करने के लिए किया जा रहा है। अगर आप कितना भी पैसा कमा ले, अगर आपके बाहर में लोग भूखे मर रहे हो तो आपको बाहर निकलने से डर लगेगा कि कोई लूट ना ले। व्यक्ति का हित समाज के हित में होता है। अगर समाज अच्छा है तभी व्यक्ति अच्छा होता है। इसलिए हमेशा समाज के हित के बारे में सोचिए, आपका हित अपने आप हो जाएगा। सेकंड है कंडक्ट एग्ज़ाम एवरी ईयर 2 ईयर। मैंने बता दिया, हर साल मौका मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी, देखिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी में बहुत झोल होता है। अगर ये ट्रांसपेरेंट हो, ऑनलाइन हो तो बेहतर है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इम्पोज ऑन कंसर्न ऑफिसर एंड लीडर। होना ये चाहिए कि जब भी कोई एग्ज़ाम हो तो उस पूरी रिक्रूटमेंट को पूरा करने का एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंड्स करता है कि कितने लोग उसमें आते हैं। जैसे रेलवे में तो करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें टाइम लग भी सकता है। लेकिन जिसमें कुछ लाख हज़ार हो, 6 महीने में निपटा दे। और उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसके ऑफिसर, उनके मंत्रियों पर उन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनकी सैलरी कटे, जितना प्रोसेस डिले हो उनकी सैलरी कम हो, जितना प्रोसेस डिले हो उनको सस्पेंड किया जाए, उनसे शो कॉज नोटिस लिया जाए। तो ये सारे देखिए, अगर ये सिस्टम सुधर जाए, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए, तो सोचिए हमारा देश कितनी प्रगति कर सकता है। आज हम हर बात में अमेरिका से सर्टिफिकेट लेते हैं, हम अमेरिका से बहुत आगे निकल सकते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पी लिया वो दहाड़ता है। और चोरी कीजिएगा ना तो ज़िंदगी भर मास्टर कहलाइएगा, लेकिन सामने वाला मास्टर कहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कैसा मास्टर कह रहा है। कभी कभी मास्टर के नाम से लोग चिढ़ भी जाते हैं, अरे चोरी का मास्टर है, अरे नियोजित शिक्षक है, अरे क्या है। इस पूरे सिस्टम को जिस तरीके से, अब देखिए पेमेंट भी बहुत कम है, ये इशू है। जब इतना पेमेंट दीजिएगा तो भाई शिक्षक है, वो भी इंसान है, उसको भी कुछ चाहिए। तो हर जगह बहाली तो समझ लीजिए कि एक वोट बैंक हो गया है। उचित पैसा मिले, उचित पेमेंट मिले तो शिक्षक भी मन से पढ़ाएगा। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या थोड़ा सा इनएफिशिएंट है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। निकालना किसी को नहीं है, किसी को सिस्टम से हटाना नहीं है, सबको मौका देना है। एक फेयर तरीके से सबको मौका देना है, तभी रियल में बिहार का एजुकेशन सिस्टम और फिर देश का एजुकेशन सिस्टम, केवल बिहार ही नहीं, बहुत सारे स्टेट हैं जहां एजुकेशन सिस्टम, खासकर सरकारी एजुकेशन सिस्टम का यही हाल है, और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम फल फूल रहे हैं। बाकी बातें आप जानते हैं। यदि वीडियो आप सच में समझते हैं कि इन बातों को पहुंचाना चाहिए तो इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।